ज़्यादातर मामलों में भी आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि जगह जगह भी सुनने को मिलता है कि जब महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हक दिया गया है, उनमें किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया गया है, तो इस तरीके की समस्या क्यों उत्पन्न होकर आती है। बात हम इसी समस्या पे करेंगे कि आपको भी जानकारी ये देख के अचंभा लगेगा, क्योंकि ऐसी एक समस्या निकल के सामने आती है जो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर ये विवश करती है कि जब महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हक दिया गया है तो फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव अभी तक क्यों होता आया है। बात करने वाले हैं आज के जो प्रोविज़न और जो पहले के प्रोविज़न जो लेट डाउन किए गए थे हमारे जो भारतीय विधि में, उनमें किस तरीके से क्या बदलाव अभी जो नए कानून में हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। सेक्शन 64 सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी तक महिलाओं को कोर्ट के द्वारा जो जारी सम्मन होता है वो प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, क्या महिलाओं को सम्मान प्राप्त करने का आज भी अधिकार है या अथवा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। अगर जो चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। अगर जो आपकी कोई क्वारी है, अगर जो आप किसी भी विषय पर आप हमसे अपनी निजी विषय पर अगर जो आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी विषय पे आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्या आज के परिवेश को देखते हुए क्या वर्तमान स्थिति में भी महिलाओं को क्या कोर्ट के द्वारा जो सम्मन जारी किया जाता है क्या उसको प्राप्त करने का अधिकार है या अथवा नहीं है। किन परिस्थितियों में कोर्ट के द्वारा जो सम्मन जारी होता है उसको महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं या नहीं भी प्राप्त कर सकती हैं। जैसा कि अभी तक जो प्रोविज़न चलता हुआ आ रहा था सेक्शन 64 सीआरपीसी में, उसमें अभी तक ये प्रोविज़न था कि जो कि सम्मन रिसीव किया जाएगा वो किसी भी मेल मेंबर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, जो कि फैमिली का मेल एडल्ट मेंबर होगा उसके द्वारा कोर्ट के द्वारा जो सम्मन होगा वो उसको रिसीव करेगा। लेकिन हमारे जो भारतीय समाज में और भारतीय परिस्थिति को देखते हुए आज के द्वारा ये कहीं से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न नहीं उत्पन्न किया गया, नहीं किसी ने उठाया, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से प्रोसीडिंग चलती हुई आई हैं और उन्हीं प्रोसीडिंग को हम देखते हुए आगे के जो लॉ या आगे के जो समस्या निकल के आती है सामने, उन्हीं पे हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न और सामने निकल के आता है, क्या जो फैमिली का जो सर्वेंट होता है क्या सर्वेंट को भी फैमिली का मेंबर माना गया है अथवा नहीं माना गया है। कोई भी सर्वेंट हो सकता है कि अक्सर जैसा कि हमारे एक जो परिवार के सदस्य जो हैं उन्होंने ये पूछा कि क्या सर्वेंट को फैमिली का मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि नौकर होते हैं या सर्वेंट है उनको जो फेथ है बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से उनका जो फेथ है वो डेवलप है फैमिली में, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणों के आधार पे क्या सर्वेंट को हम उसको फैमिली का मेंबर मान सकते हैं अथवा नहीं मान सकते हैं। तो सेक्शन 64 में जो पहले के प्रोविज़न जो लेट डाउन थे सीआरपीसी में, उसमें भी सर्वेंट को फैमिली का मेंबर नहीं माना गया था, क्योंकि अगर जो सर्वेंट को फैमिली का मेंबर अगर जो माना जाएगा तो फिर अगर जो किसी फैमिली में अगर उसकी लीगल एयर नहीं है तो उसको लीगल एयर का भी दर्जा दिया जाएगा। तो इस मीन्स कि अगर जो उसको फैमिली का मेंबर माना जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं फैमिली में की जो प्रॉपर्टी है उसको भी इनहेरिट करने का उसको भी राइट मिल जाएगा। तो इसी के आधार पर हमारे क्रिमिनल लॉ में जो पहले से प्रोविज़न लेट डाउन था उसमें भी सर्वेंट को जो फैमिली का मेंबर नहीं माना गया था। केवल इस बात पे केवल अंकित किया गया था कि जो सम्मन कोर्ट के द्वारा जो जारी किए जाएंगे वो किसी भी फैमिली में हो, उस फैमिली का जो मेल एडल्ट मेंबर होगा वो फैमिली का जो सम्मन आएगा वो उसको रिसीव करेगा। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्य में जो महिलाएं हैं उनको भी किसी भी तरीके से कोई सम्मन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय समाज में और हमारी भारतीय सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के आधार पर जो ये नए निष्कर्ष निकल के सामने आए हैं, जो पूर्व में सेक्शन 64 सीआरपीसी में जो प्रोविज़न लेट डाउन किए गए थे उनको नए रूप में आज के परिवेश को देखते हुए सेक्शन 66 में अंगीकृत किया गया और आज में 66 के सेक्शन में जो मेल वर्ड था उसको डिलीट कर दिया गया। यानी कि अगर जो सम्मन अगर जो किसी कोर्ट के द्वारा अगर जो जारी किया जाता है तो फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर उस सम्मन को रिसीव कर सकता है। इसके अतिरिक्त अब ये चीज़ और से हम ये बताना चाहेंगे कि अब अतिरिक्त में कि मेल भी और फीमेल भी दोनों ही इस कैटेगरी में इंक्लूड हो गए। अगर जो कोई भी कोर्ट के द्वारा अगर सम्मन जारी किया जाता है तो फैमिली में चाहे मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, कोई भी पर्सन अगर जो वो एडल्ट है, एडल्ट का मतलब कहने का सेंस है कि अगर जो उसने 18 साल उम्र अगर जो उसने पूरी कर ली है तो उसको एडल्ट माना जाएगा और उसी के आधार पर कोर्ट के द्वारा जो जारी सम्मन है वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि
अक्सर लोगों के द्वारा ये भी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लड़की और लड़कों को क्या बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो लड़कों को भी और लड़कियों को भी दोनों को बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है तो उसी के आधार पर आज के परिवेश को देखते हुए कि जो ये संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए पड़ी क्योंकि जो पुराने जो अंग्रेजों के समय के जो कानून बने हुए हैं वो आज के आज़ाद भारत में इस तरीके की जो वो परिस्थितियाँ पहले थी अब वो परिस्थितियाँ नहीं रह गई हैं, जिसके आधार पे अब पूर्व के कानून को लागू करना उचित नहीं होगा। इसीलिए इसी कारणवश आज के समय में 1 जुलाई 2024 से जो नए तीनों कानून थे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जा चुका है। और जो पहले के जो परिवेश को देखते हुए और जो पहले के जो पुराने जो लॉ बने हुए थे वो उन परिस्थितियों के अनुकूल जो बनाए गए थे वो आज की परिस्थितियां क्योंकि चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, तो इस परिवर्तन के आधार पे जो नए लॉ जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो उन्हीं के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे आज के लॉ को संशोधन करके आज के समय में लागू किया गया है। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि जो ये संबंध करने की जो पावर है या उनकी जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो भी है, क्या महिलाओं को जो पहले नहीं थे अब प्राप्त हुई है, तो क्या इस तरीके के जो प्रोविजन है कि सिविल केसेस में भी लागू होता था या केवल क्रिमिनल केसेस में भी लागू होता था? तो सामान्यतः तौर पे ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सीआरपीसी और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो कानून है, ये जो लॉ बने हुए हैं, ये केवल क्रिमिनल प्रोसीजर को या क्रिमिनल जो एक्टिविटी, जो क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, ये उन्हीं का प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रोसेस में या अन्य किसी लॉ को डिफाइन करने के लिए उसका प्रोसेस वो उसी के अंतर्गत उसी में फॉलो किया जाएगा। क्योंकि अब ये क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं तो क्रिमिनल लॉ के सिस्टम में अगर जो क्रिमिनल पर्सन की लायबिलिटी उसकी सेल्फ की लायबिलिटी होती है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में लायबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं होती। इसी के आधार पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैं, यानी कि जो पहले सीआरपीसी थे अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गए हैं। जब किसी भी सेक्शन में या जब किसी धाराओं में अगर जो किसी में उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ी है तो उसको आवश्यकता अनुसार उसको संशोधन नहीं किया गया, एज इट इज़ जो उसका उपयुक्त सेक्शन या धारा होती थी उसको उसी में अंगीकृत कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ में जो विचार करने वाली बात यह भी है कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कई अपने जजमेंट में ये भी निर्धारित किया है कि सरकार को ये भी निर्देशित किया है कि आपने जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसको आपने चेंज करके जो नई भारतीय न्याय संहिता बनाई है या उसको उसमें अंगीकृत किया गया कि जो पहले के सेक्शन थे कि ज़्यादातर सेक्शंस में आपने जो एज इट इज़ उसके डिफेक्ट को रिमूव नहीं किया है और उनके डिफेक्ट को बिना रिमूव किए हुए केवल सेक्शन को बदल करके एक नई जो संहिता है वो बना दी। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो संहिता जो सेक्शन पहले से बने हुए हैं उनको एज इट इज़ अगर जो उनके संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तो उसी के अनुसार वैसे ही एक नए सेक्शन बना के उसको अंगीकृत कर दिया गया। तो इसी के आधार पे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को कई बार निर्देशन दिया कि इसमें कोई स्पष्ट या उल्लेखित तरीके से भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन करें और उसके उपरांत ही हमारे सामने पेश किया जाए। तो इस तरीके के जो विचार है वो अभी तक जो चल रहे हैं उनको जल्दी हो सकता है उनमें कोई नया स्वरूप या नया रूप देखने को मिले। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और अगर जो आपकी कोई समस्या है, कोई आप हमसे अपनी निजी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी निजी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।